नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आंध्र सातवाहन वंश जो कि लगभग 210 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक चला, इसके सभी राजाओं की उपलब्धियों के विषय में आपसे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिमुक 210 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार 38 ईसा पूर्व में अंतिम कण्व राजा सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश के राजा सिमुक ने मगध पर अधिकार स्थापित कर लिया था और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि सातवाहन वंश का तीसरा शासक सातकर्णी प्रथम खारवेल का समकालीन था और खारवेल और पुष्यमित्र शुंग के मध्य एक युद्ध हुआ था 165 ईसा पूर्व में। तो ऐसा कैसे संभव है कि सातकर्णी प्रथम जो कि सिमुक का पुत्र था वो सिमुक से पहले आ जाए, और वो भी 165 ईसा पूर्व के आसपास। तो यहाँ पर सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि पुराणों में सिमुक को जो है गलती से अंतिम शासक, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का वध करने वाले सातवाहन शासक के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कोई अन्य राजा था सातवाहन वंश का जिसने कण्व राजा सुशर्मा को मारकर मगध पर अधिकार किया था। आंध्र सातवाहन राजा मगध विजय के बाद केवल दक्षिणापति न रहकर उत्तरापथ के स्वामी बन गए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 210 ईसा पूर्व में सिमुक या श्रीमुख ने मौर्य शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया और प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित वर्तमान पैठन नामक स्थान है, उसको राजधानी बनाकर 187 ईसा पूर्व तक शासन किया, 23 वर्षों तक। यह राज्य जो सातवाहन साम्राज्य था वो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में था। जैन गाथाओं के अनुसार सिमुक ने अनेक बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके नाम का उल्लेख नानाघाट चित्रफलक अभिलेख में मिलता है। इसमें उसे राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है। सिमुक के 16वें वर्ष का कनागनहल्ली अभिलेख कर्नाटक में मिला है और यहीं से प्राप्त एक स्तूप पर सिमुक, सतकर्णी या सातकर्णी और अन्य सातवाहन राजाओं के चित्र हैं और ये स्तूप पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी के बीच का है। इसके बाद कृष्ण आता है। सिमुक के बाद 187 ईसा पूर्व से 172 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है। सिमुक का पुत्र सातकर्णी अवयस्क था जिस समय सिमुक की मृत्यु हुई, तो इसलिए सिमुक का भाई कृष्ण, जिसको कान्ह भी कहा जाता था, वो गद्दी पर बैठा। कान्हा के या कृष्ण के श्रमण नामक एक महामात्र ने नासिक में एक गुहा यानी कि गुफा का निर्माण कराया और इस गुहा से प्राप्त एक लेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम ये कृष्ण के बाद गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल है 172 ईसा पूर्व से 162 ईसा पूर्व। कृष्ण के बाद उसका भतीजा और सिमुक का पुत्र सातकर्णी प्रथम प्रतिष्ठान के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसका विवाह एक बड़े अंगीय कुलीन महारथी या महारथी सरदार त्रणक्योर की पुत्री नायनिका या नागनिका से हुआ था। इस विवाह के कारण एक शक्तिशाली महारथी सरदार की सहायता प्राप्त होने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी
और उसने विदर्भ जो था वो शुंगों से छीन लिया था। यानी कि जो विदर्भ छीना गया वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में छीना गया था सातकर्णी प्रथम के द्वारा। सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर उसके ससुर त्रणक्योर का नाम भी अंकित है। सातकर्णी प्रथम अपने वंश में सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। सातकर्णी प्रथम के राज्य में भी प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उसने अपने राज्य विस्तार के बाद राजयज्ञ किया और 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने प्रथम अश्वमेध यज्ञ राजा बनने के तत्काल बाद किया होगा और दूसरा अपने शासनकाल के अंत में किया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अश्वमेध यज्ञ के बाद उसने अपनी पत्नी नागनिका के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। इन रजत मुद्राओं पर अश्व घोड़े की आकृति अंकित है। शिलालेखों में उसके द्वारा किए गए अन्य अनेक यज्ञों का भी उल्लेख है और इन यज्ञों में सातकर्णी ने ब्राह्मण पुरोहितों को जिनसे उसने यज्ञ कराया उनको दक्षिणा में 47,200 गायें, 10 हाथी, 1,000 घोड़े, 1 रथ और 68,000 कर्षापण, ये मुद्रा थी एक प्रकार की, आदि अन्य वस्तुएं जो थी वो ब्राह्मणों को दी थी। कर्षापण जो थी मिश्रित धातु से बनने वाली मुद्रा थी जो सातवाहन काल में बनती थी। सातकर्णी को कलिंग नरेश खारवेल के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। हाथीगुम्फा लेख से पता चलता है कि अपने राज्यारोहण के दूसरे वर्ष खारवेल ने सातकर्णी की परवाह न करते हुए पश्चिम की ओर अपनी सेना भेजी थी। यह सेना कर्णवेणा वैनगंगा नदी तक आई और असिक नगर में जो थी जनता वो डर गई, आतंक फैल गया वहाँ पर। और ये जो स्थान था असिक नगर था, ये सातकर्णी के अधिकार में था। यहाँ से सातकर्णी का सिक्का मिला है। संभवतः सातकर्णी के प्रबल प्रतिरोध के कारण कलिंग नरेश खारवेल को वापस लौटना पड़ा था। हाथीगुम्फा विलेख में हार जीत का जिक्र नहीं है। अगर खारवेल जीता होता तो वहाँ पर जरूर अवश्य लिखा होता कि भाई ये विजय रहा सातकर्णी के साथ में। तो इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि सातकर्णी ने संभवतः इसका प्रबल विरोध किया होगा, जिस कारण से खारवेल को वापस लौटना पड़ा था। नागनिका के नासिक लेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों में पश्चिमी मालवा क्षेत्र के साथ साथ अनूप, नर्मदा घाटी का क्षेत्र और विदर्भ जो कि बरार, आधुनिक बरार है, प्रदेशों पर उसकी जीत शामिल है। यानी कि इसने मालवा क्षेत्र को जीता, पश्चिमी मालवा क्षेत्र को, अनूप और विदर्भ को इसने जीता था। सातकर्णी प्रथम पहला शासक था जो सातवाहनों को सार्वभौम स्थिति में लाया था, यानी कि सम्मानजनक स्थिति में लाया था। जो अन्य राजा थे वो भी इसका लोहा मानते थे। शिलालेखों में सातकर्णी प्रथम को सिमुख सातवाहनस वंशवधनस, यानी कि सिमुख सातवाहन वंश को आगे बढ़ाने वाला, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र कहा गया है, यानी कि इसकी उपाधियां हैं। नागनिका के नानाघाट लेख में इसके 2 पुत्रों का उल्लेख है, वेदश्री और शक्तिश्री। संभवतः 162 ईसा पूर्व में एक युद्ध में सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई थी और इस समय उसके दोनों पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री जो थे वो अवयस्क थे। वयस्क होने से पहले ही वेदश्री की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाद में शक्तिश्री ने कुछ समय तक शासन किया था। लेकिन जब ये मृत्यु हुई सातकर्णी की तो उस समय ये दोनों अवयस्क थे, इसलिए सातकर्णी प्रथम की पत्नी
न्यायिका या नागनिका द्वारा संरक्षिका के रूप में शासन का संचालन किया गया। पेरिप्लस के अनुसार एल्डर सैरागोनस यानी कि पेरिप्लस नामक ग्रंथ में एल्डर सैरागोनस नाम के राजा का जिक्र है, जिसको इतिहासकार सातकर्णी प्रथम के रूप में पहचानते हैं। तो इसके समय में सुपर यानी कि सोपारा और कलीन यानी कल्याण बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो गए थे। पश्चिमी तट पर भड़ोच इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी लेखक बेरीगाजा कहते हैं। पश्चिमी मालवा पर उसके अधिकार की पुष्टि इस क्षेत्र में जो हमें सिक्के मिले हैं, श्री सात नामधारी यानी कि उन पर श्री सात नाम लिखा हुआ है, इस नाम के सिक्के मिले हैं। तो इससे हमें यानी कि इतिहासकारों को पुष्टि होती है कि पश्चिमी मालवा पर सातकर्णी प्रथम का अधिकार था। पूर्व की ओर उसका राज्य क्लिंग की सीमा को स्पर्श करता था, छूता था। उत्तरी कोंकण तथा गुजरात के कुछ भाग भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। सातकर्णी द्वितीय 88 ईसा पूर्व से 42 ईसा पूर्व इसका शासनकाल है। सातकर्णी द्वितीय इस वंश का छठवां शासक था। इसे सांची के एक समर्पित शिलालेख से जाना जाता है, यानी कि इसका एक शिलालेख जो है सांची के स्तूप में मिलता है। सातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से पूर्वी मालवा जीता था, जहां पर सांची स्तूप है। सातकर्णी द्वितीय के शाही प्रमुख वास्तुकार आनंद ने सांची स्तूप के तोरण पर अपना लेख खुदवाया था, और यह लेख पूर्वी मालवा क्षेत्र पर सातकर्णी द्वितीय के अधिकार को प्रमाणित करता है। सातवाहनों ने सांची के बौद्ध स्तूप को अलंकृत करने में बहुत योगदान दिया, और राजा सातकर्णी द्वितीय के अधीन इस बौद्ध स्तूप की भारी मरम्मत की गई थी। सातकर्णी द्वितीय के बाद और गौतमी पुत्र सातकर्णी से पहले यानी कि इन दोनों के बीच में कई राजा हुए, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के उदय के पूर्व तक का लगभग एक शताब्दी का काल सातवाहनों का ह्रास काल था। कोई भी यानी कि प्रमुख राजा नहीं हुआ, कोई भी महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा एक शताब्दी तक लगभग सातवाहनों में नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पश्चिमी भारत पर शकों का आक्रमण हुआ, और पश्चिमी भारत में शकों की शहरात शाखा की स्थापना हुई, जिसका शासक था नहपान। प्रमुख शासक था इस वंश का, शहरात शाखा का शकों की। शकों ने सातवाहनों से महाराष्ट्र, मालवा, काठियावाड़ आदि प्रदेशों को जीत लिया इस दौरान, और इसके फलस्वरूप सातवाहनों का महाराष्ट्र तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिकार समाप्त हो गया, और उन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर दक्षिण की ओर खिसकना पड़ा। यह भी संभव है कि इस समय सातवाहनों ने शकों की अधीनता स्वीकार कर ली हो। पुराणों में सातकर्णी द्वितीय तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच राजाओं की संख्या 10 से लेकर के 19 तक बताई गई है। इनमें सातकर्णी द्वितीय के उत्तराधिकारी लंबोदर के अलावा 4 राजा हैं, जिनकी जानकारी महत्वपूर्ण है थोड़ी। आपिलक, यह सातकर्णी द्वितीय के उत्तराधिकारी लंबोदरा का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके तांबे के सिक्के पूर्वी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है महेंद्र यात्रा वृत्तांत पेरिप्लस, जिसका पूरा नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, में मंबर नामक राजा का जिक्र है। इतिहासकार इसकी पहचान महेंद्र सातकर्णी के रूप में करते हैं। तीसरा शासक था कुंतल सातकर्णी। कुंतल सातकर्णी संभवतः कुंतल प्रदेश का शासक था, जिसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है। वात्स्यायन के
कामसूत्र में इसका जिक्र हुआ है कुंतल सातकर्णी का, और ये कुंतल प्रदेश का शासक था। कुंतल प्रदेश कर्नाटक में मैसूर के आसपास का क्षेत्र था। इसके समय में सातवाहन साम्राज्य का क्षय और कुषाणों के उत्कर्ष का आरंभ हुआ। विम कदफिसेज इसका समकालीन था। वह समय स्वयं जो था हिंदू कुश के उत्तर पश्चिम में कंबोज देश में रहता था, और उसके जो क्षत्रप थे वो भारत के जीते हुए प्रदेशों में राज किया करते थे। चौथा राजा था हाल। यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं में युद्ध में, अगर युद्ध की दृष्टि से देखें, सातकर्णी प्रथम सबसे महान था, तो शांति में हाल जो था वो महानतम था। शांति और साहित्यिक समृद्धि में या साहित्यिक विकास की अगर हम बात करें तो हाल जो था वो महानतम शासक था प्रारंभिक सातवाहन राजाओं में। हाल का 5 वर्ष का शासनकाल शांति और संपन्नता का काल था, लेकिन इसको डिसाइड नहीं किया गया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता सही कि ये 5 साल कौन से थे, कब से कब तक थे। वह स्वयं बहुत बड़ा कवि और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। इसके समय में प्राकृत साहित्य की काफ़ी प्रगति हुई थी। उसकी राज्यसभा में बृहत् कथा का रचयिता गुणाढ़ तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण का लेखक सर्ववर्मन रहता था। हाल ने स्वयं गाथा सप्तशती की रचना की थी। इसे 87 के नाम से भी जाना जाता है, गाथा सप्तशती को, और ये महाराष्ट्री या पैशाची प्राकृत भाषा में 700 छंदों का श्रृंगार काव्य है। हाल ने बौद्ध आचार्य नागार्जुन के लिए श्री पर्वत शिखर पर एक विहार भी बनवाया था। ग्रंथ लीला वैसे राजा हाल की सैन्य उपलब्धियों का पता चलता है। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है, जिसके विषय में जानकारी प्राप्त है काफ़ी ज़्यादा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला राजा था जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ा था। उसने शहरात कुल के क्षत्रप नहपान को हराया और उससे अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, अकर और अवंती नामक क्षेत्र जीते। जोगलथम्बी नामक गांव से 1906 ईस्वी में लगभग 13,000 सिक्कों का एक ढेर मिला था, और ये सभी सिक्के क्षत्रप नहपान के थे। इनमें से लगभग 2/3 सिक्कों पर गौतमीपुत्र का नाम भी अंकित था। अतः गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को परास्त कर उसके सिक्कों पर अपनी छाप लगवाई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख नासिक प्रशस्ति में हुआ है। प्रशस्ति एक अभिलेख होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की गई होती है, तो उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। तो नासिक में एक ऐसा अभिलेख मिला है जिसमें गौतमी सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु पर उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था, इसलिए इसे फ्यूनरल ओरेशन भी कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नानाघाट और नासिक गुहालेख से भी उसके बारे में, यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ब्राह्मणवाद को संरक्षण देने के कारण उसे एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि मिली थी। उसने बौद्धों को भी अपार धन दान में दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक, यवन और पल्लवों को हराया और शहरात वंश का उन्मूलन किया था, यानी कि नाश कर दिया था। शहरात वंश की शाखा जो थी, इसकी शक राजाओं की जो शहरात शाखा थी, जो वंश था, उसका इसने नाश कर दिया था, खत्म कर दिया था उस वंश को इसने। उन्होंने राजा
यानी कि राजाओं के राजा और महाराजा, महान राजा की उपाधि धारण की थी और उन्हें विंध्या के भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। जो शिलालेख मिलते हैं उनमें विंध्या के भगवान के रूप में उन्हें वर्णित किया गया है। उसने त्रि समुद्र तोय पिया वाहन उपाधि धारण की, जिससे पता चलता है कि उसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर तक था, यानी कि तीनों समुद्रों पर उसका प्रभाव था। इसके बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, 84 ईसा पूर्व ईस्वी से 119 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के 2 मस्तूल वाले जहाज के चित्र वाले सिक्के कोरोमंडल से प्राप्त हुए हैं, जो समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति में शामिल होने के संकेत देते हैं। उसी के शासनकाल में अमरावती के पुराने बौद्ध स्तूप की मरम्मत करवाई गई तथा इसके चारों ओर पत्थर के मूर्तिनुमा पटल लगवाए गए थे। उसका कारली गुहालेख उसके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अपने राज्य में बेल्लारी क्षेत्र को भी जोड़ा था, यानी कि उसने बेल्लारी क्षेत्र को जीता था किसी राजा से। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, इसका शासनकाल है 119 से 149 ईस्वी। वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी का उत्तराधिकारी उसका भाई वशिष्ठी पुत्र है। ये वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार महाक्षत्रप रुद्रदामा ने वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी को 2 बार हराया, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण उसका नाश नहीं किया, यानी कि उसको मारा नहीं। कन्हेरी से प्राप्त एक लेख के अनुसार वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी की जो रानी थी वो महाक्षत्रप रुद्रदामा की पुत्री थी, जिसका नाम था वस्ती थी। इन युद्धों में रुद्रदामन ने उपरांत यानी कि उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा घाटी आदि उन भागों को जीत लिया जिन पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पहले अधिकार कर लिया था। ये कर्माधक या कर्मधक कुछ इस तरह का नाम है। शकों की एक शाखा थी, 2 शाखाएं थी यहाँ पर, एक शहरात कुल और एक करधामक या कर्माधक, कुछ इस तरह का नाम है। तो ये दूसरी वाली शाखा से बिलोंग करते थे रुद्रदामा। तो इसने गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस जीत लिया था वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी से। पुराणों के अनुसार वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के बाद शिव श्री सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी राजा बने। इनके शासनकाल की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। बाद में आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, जिनका शासनकाल है 165 ईस्वी से 194 ईस्वी। यज्ञश्री सातकर्णी का शासनकाल व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए जाना जाता है, जिसकी पुष्टि उसके सिक्कों पर मछली, जहाज व शंख के चित्रों से होती है। यानी कि यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं उन पर मछली, जहाज व शंख के चित्र उत्कीर्ण हैं, अंकित हैं। आंध्र के गुंटूर जिले से प्राप्त उसके शासनकाल के 27वें वर्ष के एक लेख से प्राप्त पता चलता है कि उसने पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन के ऊपर शासन किया था। नासिक और कन्हेरी से उसके शासनकाल के क्रमशः 7वें तथा 16वें वर्ष के लेख मिले हैं। नासिक से 7वें वर्ष का लेख मिला है और कन्हेरी से 16वें वर्ष का। उसके सिक्कों के व्यापक वितरण, यानी कि बहुत जगह पर उसके सिक्के मिले हैं। नासिक, कन्हेरी और गुंटूर के शिलालेखों का अध्ययन करने से यह संकेत मिलता है कि उसका शासन दक्कन के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में फैला हुआ था। यज्ञश्री सातकर्णी ने सातवाहन वंश को पुनर्जीवित किया। उसने पश्चिमी
क्षत्रपों द्वारा विजित अधिकांश क्षेत्रों जैसे कि अपरांत या उपरांत, पश्चिमी भारत के कुछ भाग, नर्मदा घाटी आदि को पुनः प्राप्त किया और शकों की नकल करते हुए चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से उसके चांदी के बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके सिक्कों में जहाज़ों के चित्र हैं जो नौसेना और समुद्री व्यापार की सफलता का संकेत देते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शंख, मछली और जहाज के चित्र उसके सिक्कों पर थे यज्ञश्री के। पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात शासन करने वाले विजय, चंद्रश्री और पुलुवामी चतुर्थ के नाम मिलते हैं, जिन्होंने क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष शासन किया था। पुलुवामी चतुर्थ, प्लूमावी चतुर्थ, ये मावी है न कि वामी। प्लूमावी चतुर्थ मुख्य वंश के अंतिम राजा थे और इन्होंने 225 ईस्वी तक शासन किया था। प्लूवामी गलती से लिखा हुआ है, प्लूमावी है ये। प्लूमावी चतुर्थ के शासनकाल के दौरान नागार्जुन कोंडा और अमरावती में कई बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश भी पुलुमावी चतुर्थ के राज्य का हिस्सा था। पुलुमावी चतुर्थ की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य 4 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। पहला, दक्षिण पश्चिमी भाग में कुंतल प्रदेश यानी कि उत्तरी कर्नाटक में चुटुसातकर्णी द्वारा शासित सातवाहनों की एक संपार्श्विक शाखा थी, यानी कि इन्हीं के परिवार से बिलोंग करते थे यहाँ के राजा। दूसरा है दक्षिण पश्चिम में नासिक के आसपास के क्षेत्र पर आभीर वंश। पूर्वी भाग उत्तरी आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र, यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हो गई थी। और चौथा था दक्षिण पूर्वी भाग पल्लवों द्वारा शासित था। तो इनका जो साम्राज्य था वो बाद में 4 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इन पर अलग अलग वंशों ने अपना अधिकार कर लिया था। वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने 411 वर्षों तक शासन किया, जबकि विष्णु पुराण इनकी शासन अवधि जो है वो 300 वर्ष मानता है। मत्स्य पुराण से भी सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन वंश के अन्य राजा थे शालिवाहन, कृष्ण द्वितीय, पतलक, पुरिकसेन, स्वाति, स्कंदस्याति और अन्य भी हैं। सातवाहन राजा शालिवाहन को अनेक वरदान प्राप्त थे, इसलिए वह वर्दिया कहलाए, यानी कि उनकी जो उपाधि थी वो वर्दिया थी, वरदान प्राप्त करने वाला। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.